हेलो एवरीवन, फटाफट आ जाओ भाई साहब। खड़े हो तो भाई बैठ जाओ, बैठ गए तो ध्यान लगाओ फटाफट। चैप्टर नंबर 9, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इन इंडिया। पे अटेंशन, सबके पास सब पे अटेंशन। चैप्टर नंबर 9, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इन इंडिया। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर दो चीजें आपको समझनी है। वन इज मनी मार्केट, सेकेंड इज कैपिटल मार्केट। एंड ये दोनों मार्केट डायरेक्टली कनेक्टेड है फाइनेंशियल मार्केट से। किससे कनेक्टेड है सर? सर व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर द फाइनेंशियल एसेट्स आर बॉट एंड सोल्ड। सर फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर हम फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते या बेचते हैं। जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल एसेट्स, तो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट जैसे फाइनेंशियल एसेट्स आपको इंडिकेट किए जाते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट इज बेसिकली अ मार्केट वेयर द सेल एंड परचेज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स आर टेकन प्लेस। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट मार्केट, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट में सबसे ज्यादा क्या सर्कुलेशन होगा? पैसों का सर्कुलेशन होता है। एंड जब भी हम पैसों के सर्कुलेशन की बातें करेंगे सो वहां पर क्या आएगा सर? मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या कहता है? बेसिकली मनी मार्केट क्या कहता है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग। लेंडिंग एंड बोरोइंग व्हाट? शॉर्ट टर्म फंड्स अप टू 1 ईयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड यानी मनी मार्केट के अंदर हम पैसों को या तो लोन पर देते हैं या हम पैसों को लोन पर लेते हैं, लेकिन जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन होना जरूरी है। कौन सा ड्यूरेशन? शॉर्ट ड्यूरेशन। वो भी कितने साल तक सर? 1 साल तक। कितने साल तक? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट? पहला स्ट्रक्चर है सर ऑर्गेनाइज। सर ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं उन सभी फैक्टर्स के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, उनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर होगी, है ना? जैसे आपके घर में आपकी कंट्रोलिंग पावर कौन है? माई और बाई, है ना? माँ और बाप। भाई माँ के लिए रहता है वो काम, है ना? मम्मी और पापा जो होता है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। जब भी आप उद्दंड मचाओगे, किसी भी तरीके का उत्पात बचाने की कोशिश कर दो, किसी भी तरह का झगड़े दंगे फसाद करने की कोशिश करोगे या किसी भी तरीके की बदतमीजी करते हो तो आपको तुरंत कंट्रोल में करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? माँ और बाप की। उसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखने वाले जितने भी फैक्टर्स है, अगर किसी भी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कम्युनिकेशन, मिस कंडक्ट, किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करते हैं सो उनको कंट्रोल करने की पावर किसी और के हाथ में यहां पर होती है। और जो लोग कंट्रोल हो जाते हैं वो कहां पर आएंगे सर? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। कहां पर आएंगे सर? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के सबसे पहले फैक्टर की, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरल भाषा में सेंट्रल बैंक कहा जाता है। बट अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं सो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है सर? आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहला काम है कि भाई सर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अपेक्स मतलब सर्वोच्च, सबसे बड़ी। जब भी हम फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बैंक का रोल पता करेंगे
जब भी हम फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल सेगमेंट में जब भी हम किसी भी तरीके का बैंक का जिक्र करेंगे तो उन सभी बैंकों का बाप कौन? आरबीआई। फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इज नोन एज आरबीआई। आरबीआई रिफर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके हाथ में होती है। पहला, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट ऑफ अ कंट्री, देश की करेंसी नोट वगैरह प्रिंट करने का उसको अधिकार है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, देश की मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। क्लियर है क्या? सेकेंड, सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 बना। ठीक है, किसी के इसमें 34 है, किसी में 35 होगा, है ना? देखा होगा 34 शायद आपको इकोनॉमिक्स में दिया और आपने ओसी में 35 था वहां पर। तो बोलने का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 1934 को एक रूल बनता है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है। ठीक है, तो नॉर्मली 34 में एक्ट बना, बट काम कब चालू हुआ उसका? 35 में। क्लियर है? जैसा कि मैंने वहां पर भी आपको एक्सप्लेन किया था। नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949। समझा? नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीय तौर पर उसको मान्यता कब मिली? 1 जनवरी 1949। Now come to the what are the functions of RBI? RBI करता क्या है? सबसे पहले क्या करता है वो? इश्यू ऑफ करेंसी नोट। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है सर, करेंसी नोट को क्या करना? प्रिंट। इस देश के अंदर आपके जेब में या आपके घर में, आपके तिजोरी में, बैंक की तिजोरी में, डॉक्टर के घर में, लॉयर के घर में, मंत्री के घर में, संतरी के घर में, कहीं पर भी कोने कापचे में, रास्ते में कहीं पर भी गिरी हुई अगर नोट मिल जाए, किसी के तिजोरी में नोट मिल जाए, मंदिर के दान पेटी में नोट मिल जाए, समझ जाना जितनी भी दुनिया के अंदर, हमारी दुनिया इंडिया ही है फिलहाल, क्योंकि अपने पास पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, सो अगर हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी नोटों की बात की जाए, नोट्स की बात की, वो सभी नोट कौन प्रिंट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर खुद का नोट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप शौक से अपना नोट प्रिंट कर सकते हैं, बस चलेगा। अगर इसको चलाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको जेल जाना, तो भी वहां नहीं चलेगा। और अगर गलती से आपका नोट चल भी जाए तो कोशिश करना पकड़े ना जाना, वरना आपके साथ आपका नाम लिखा जाएगा और नीचे लिखा है द एंड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक स्पेशल कमरा कहां पे बुक रहेगा? जेल में। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बोला है बेटा, ऑल करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। सारा पैसा कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। सिर्फ किसको छोड़ के? 1 रुपया, क्योंकि वो भारत सरकार प्रिंट करती है। कौन प्रिंट करता है? आपने 1 रुपए की नोट देखी है बेटा? देखिए, उसके ऊपर भारत सरकार लिखा होता है। नहीं देखा बेटा? कोई, तुम गरीब हो, तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास 1 रुपए की नोट जिंदगी में कभी आई नहीं होगी। मैं दिखाऊं? मेरे को भी आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास सच में वो नोट है कि नहीं, बस कोना कापचा छानना पड़ेगा, होगी कहीं ना कहीं तो रखा होगा। हाँ देखो मिला, ये 1 रुपए की नोट है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, जूम कर देखो, इधर देखो, जूम। भारत सरकार नहीं दिख रहा है? नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है कि तुमको 1 रुपए की नोट दे दूं, पहले वो भरोसा कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 रुपए, इसके ऊपर क्लियरली लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ठीक है, ये नोट बाकी के नोट जैसे ही है, बस फर्क क्या है, इसको प्रिंट करने का पूरा होल एंड सोल राइट किसके पास है? भारत सरकार के पास है, आरबीआई के पास नहीं है। क्लियर है? पक्का? श्योर?
मेरे को खुद को नहीं मानता, मेरे पास नोट है। चलो नेक्स्ट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जब जब गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंसर की जरूरत पड़ेगी, एडवाइजर की रिक्वायरमेंट होगी, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके के फाइनेंशियल मैटर पर किसी भी तरीके की एडवाइस भी लगेगी, तो वो सभी मैटर पर कौन खड़ा रहने वाला है? आरबीआई, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर एडवाइजर एजेंट टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? फिर आता बैंकर्स बैंक। बैंकर बैंक मतलब बैंकों का बैंक है ना, कांडरों का कांडर होता है, चोरों का चोर होता है, वैसे बैंकों का बैंक है आरबीआई। आरबीआई कहता है, आरबीआई को ऐसा कहता है फादर ऑफ ऑल बैंक इज कॉल्ड एज आरबीआई। आरबीआई को सारे बैंकों का पिताश्री कहा जाता है, क्योंकि वो कहता है कि आपने जितना भी कलेक्शन किया है, उस कलेक्शन का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई को देना पड़ेगा एज अ CRR/SLR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपने जितना भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको सीआरआर और एसएलआर के थ्रू आरबीआई में भिजवाना पड़ेगा। इसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि आप जब भी बैंक के दरवाजे पर जाते हो तो देखना एक वैन खड़ी रहती है, जिसके उस ड्राइवर के सीट को छोड़कर बाकी पूरे गाड़ी में ना वो जाली लगी रहती है। समझा? जाली समझ में आता है? जैसे अपना दरवाजे वाला रहता है, वैसा ऐसा छोटा छोटा जाए, ताकि उसके आस पास कुछ ज्यादा दिखाई ना दे, किसी का हाथ जा ना पाए, किसी से कुछ निकाल ना पाए, वैसा कुछ जाली। उस पर लिखा रहता है सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी एजेंसी, ऐसा कुछ लिखा रहता है। ये भाई साहब का काम क्या होता है? एटीएम में पैसे पहुंचाने का, एटीएम से पैसे लेकर आने का, कमर्शियल बैंक में पैसा ले जाने का, कमर्शियल बैंक से पैसा लेकर आरबीआई के हेडक्वार्टर्स ले जाने का। ये सारा लेन देन का कार्यक्रम किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू होता है। सर, इसे बैंकर का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीआई के अंदर किसी भी इंडिविजुअल का बैंक खाता नहीं होता है। आरबीआई के अंदर सभी बैंकों का खाता होता है। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है एक बैंक से दूसरी बैंक, दूसरी बैंक से पहली बैंक में, उस सभी ट्रांजैक्शंस कौन करता है? आरबीआई करता है। अगर मान लो किसी भी तरीके का बैंक की रातों रात चोरी हो जाती है, उसके अंदर डाका पड़ जाता है, एट दैट टाइम वो बैंक तो कंगाल हो गया, तो उस बैंक के अंदर जितने भी खाता धारक रहेंगे, जितने भी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट होल्डर रहेंगे, जितने भी लोग उस बैंक से जुड़े हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा, इन द फेवर ऑफ कमर्शियल बैंक। ये फुकट में करेगा क्या? नहीं। इसीलिए उसका इसमें बैंकर का बैंक, क्योंकि वो क्या लेता है बदले में? सीआरआर और एसएलआर। फिर बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपी एज वेल एज इंश्योर दैट स्टेबिलिटी। यानी हमारा भारत देश के इंपोर्टर एक्सपोर्टर दूसरे देश के इंपोर्टर एक्सपोर्टर से लगातार व्यापार करते रहता है, ट्रेड करते रहते हैं। तो वहां पर जब ट्रेड करेंगे तो बाइंग एंड सेलिंग और गुड्स एंड सर्विसेज के साथ क्या आता है? पैसा। बट हमारे यहाँ का क्या चलता है? गांधी जी। और वहां पे क्या चलता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोनों मिलकर मुलाकात करेंगे क्या? नहीं कर सकते। मेरे को यहाँ पे गांधी जी की भाषा समझ में आती है, वहां पर उनको बेंजामिन की भाषा समझ में आती है। मैं यहाँ रुपए में बात कर रहा हूँ, वो वहां पे डॉलर में बात कर रहा है, दोनों का तालमेल बैठेगा क्या? नहीं। तो यहाँ से मैं जब पेमेंट भेजूंगा तो मैं भेजूंगा रुपीज में, वहां पर रिसीव कहां से होगा? डॉलर में। वहां के बंदे ने डॉलर में पेमेंट भेजा, तो यहाँ पे कैसे रिसीव होगा? रुपीज में। तो यानी डेली बेसिस पर रुपीज और डॉलर का रेट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। तो फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए या फ्लक्चुएशन को रेगुलेट करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई मदद करता है। कौन मदद करता है? सर कैसे लाएगा? उसके लिए उसने 2 कानून बनाए। कौन से कानून मालूम है? FERA, फेरा और फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो नहीं दिया रहेगा ना, उससे ज्यादा मैं जानता है। ठीक है? तो फेरा और फेमा। फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेशन का मतलब फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए,
इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और जो भी रेट है वो ऑफिशियल रेट कौन डिक्लेयर करता है सर, आरबीआई। फिर आता है बेटा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ, मान लो नो एक बैंक है, ठीक है, पर नानी बैंक या पर दादी बैंक, आई है ना, बैंक का नाम ही है ना आई, माँ की माँ तो पर नानी पर दादी हुई ना। कॉमन सेंस नहीं समझते तुम लोग, नॉनसेंस। मान लो एक आई बैंक करके है, उस बैंक के पास बहुत पैसा है, और जब भी बैंक के पास बहुत पैसा आता है वो क्या करता है पता है, सबको लोन बांटता है। हेलो सर, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है क्या? क्रिश खाली हाँ बोल के दिखा है। अगला लाइन क्या रहेगा मालूम है, सर आपका इनकम टैक्स रिटर्न है क्या, आपका सैलरी स्लिप है? बोला मेरे पास कुछ नहीं है। तो सर, तो बोले सॉरी सर हम आपको लोन है। तो फोन क्यों की, फोन क्यों किया? पहले क्या बोलते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर लोन। एलिजिबल मतलब आपको लोन मिलने, आप योग्य हो, हम आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है। इंटर भाई मेरे को लोन की सच में जरूरत है, मेरे को लोन दो। ये भाई साहब फोन करके हाँ ठीक है लोन दो, कितने का दे रहे हो? सर आपको हम 2.5 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। ओके, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोले आपको सैलरी स्लिप, मैं काम पे नहीं जाता। तो सर आपका बिजनेस है? बोला हाँ। क्या बिजनेस है? वड़ा पाव लगाता हूँ। सर आपका उसका गुमस्ता लाइसेंस कुछ है? बोला हाँ है। ठीक है सर, हम आपके आपका आधार कार्ड दो, उद्योग आधार कार्ड दो, सब मांग लेते। एंड लास्ट में बोलता है सॉरी सर यू आर नॉट एलिजिबल। तो पहले फोन क्यों किया, पहले फोन क्यों किया? अब नाउ व्हाट विल हैपन, जब कब किसी के पास पैसा आ जाता है तो लोन बांटता है। अब लोन बांटता है तो किसी को भी लोन देते हैं उन लोग, किसी को भी लोन देते हैं। अब कोई भी बैंक अगर किसी को लोन देती है तो व्हाट शुड बी द गारंटी कि पैसा रिटर्न आना मांगता है। और जब लोगों के पास पैसा होता है तो लोन बांटने पे ध्यान रहता है। कभी मोबाइल लोन दे दिया, कभी कार लोन दे दिया, कभी होम लोन दे रहा है, कभी मैरिज लोन दे रहा है, कभी मैयत लोन दे रहा है, कभी शादी लोन दे रहा है। पैसा है ना, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है लोन दिया मतलब लोन का पैसा भी आएगा, ब्याज भी आएगा, सब कुछ आएगा, अपने वारे नहीं आ रहे। होम लोन अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है, 30 साल का वादा किया है, तो 50 लाख का पैसा भी आएगा प्लस 60 लाख रुपए इंटरेस्ट भी आएगा। 50 बता, तुमने 50 रुपए का लोन लिया, तुमको लौटाना कितना, 110 रुपए, ये 30 सालों के बाद। तो उनको लगता है लोन का बिजनेस बहुत अच्छा है, तो कभी कभी क्या करते हैं कमर्शियल बैंक अंधाधुंध पैसा देते हैं। तो जब आरबीआई को लगता है यार ये तो अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो उन लोग क्या करते हैं अपने जो सीआरआर एसएलआर है ना उसका रेट बढ़ा देते हैं। तो तुम्हारे पास 100 रुपए पे 30 रुपए हमको देने का था, तो तुम्हारे पास कितना बचा, 70। ये 70 में तुमको लोन भी देना है। अगर मैंने सीआरआर एसएलआर का रेट बढ़ा के 45 कर दिया, तुम्हारे पास कितना बचा, 55। तो अब तुमको 55 में दे रहा है। उसके बाद भी लगता है कि यार तुम कंटिन्यूसली दे रहे हो, तो तुमको वार्निंग आएगा, मत दो। एक आईसीआईसीआई बैंक करके था, उसके कोलाबा ब्रांच का ऑलरेडी नोटिस आ चुका था उसके इनिशियल डेज में। आरबीआई उसको बार बार नोटिस भेजा, तुम इतना लोन मत दो, मत दो। तुमने उसकी क्रेडिट लिमिट कुछ चेक नहीं किया, तो भी तुम लोन पे लोन दिए जा रहे हो। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। क्या हुआ, अल्टीमेटली आरबीआई ने क्वांटिटेटिव कंट्रोल के चलते क्वालिटेटिव एक्शन लेना पड़ा उनको। उन्होंने क्या किया, उस ब्रांच का पे ठप्पा लगा दिया और लोन रिकवरी पे लगा दिया कि इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, एंड उसके बाद लोन प्रॉपर तरीके से सैंक्शन हुआ है कि नहीं। तो आरबीआई के पास अथॉरिटी है क्या, मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करने का। कौन से मेजर से सर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर से। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आज कितने प्रतिशत भारतीयों ने किसी भी तरीके के न्यूज चैनल पर भारत देश का बजट देखा? योर आंसर इज सर किसी ने नहीं देखा, बिकॉज सर वी आर बिजी इन मुनावर फारूकी के इंटरव्यू में, बिकॉज देश से ज्यादा हमें मुनावर प्यारा है।
बिग बॉस खत्म, ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी वो आएगा, एक और शो आएगा, कौन सा, खतरों के खिलाड़ी। वो खिलाड़ी कम अनाड़ी ज्यादा लगता है, डांस दीवाने, मतलब देश की पीढ़ियों को बिजी रखने का जुगाड़ पहले से करके आते हैं। साल का कैलेंडर फिक्स होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अपन भी एक साथ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बिग बॉस खत्म, अभी नया चालू। भारत का बजट किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। इंडिया के लिए व्हाट इज नेसेसरी, इंडिया का बजट नेसेसरी है, किसी ने देखा नहीं। शॉर्ट एंड स्वीट में किसी को पूछो 4 मुद्दे बताओ तो कोई नहीं बताएगा। आरबीआई ने किसी भी तरीके के रेट में कोई चेंजेस नहीं किया, इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया, इंडियन रेलवे के नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एशियन 18 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था, 18 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था, जिसमें वादा किया गया कि अगले आने वाले कुछ सालों में 5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर मिलेगा। एक गरीब हसी होता है, ये अनाउंसमेंट थे, 18 लाख करोड़ का बजट था। इसके जैसे बहुत सारे स्कीम्स का अनाउंसमेंट भी आज किया गया। ये पूरा जो बजट सत्र था तकरीबन 58 मिनट का था, और जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी, उन्होंने पूरा डिटेल में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। सर हमको इससे क्या, उससे ये आता है कि सर ये जो डेटा है वो पब्लिश किसने किया, आरबीआई, समझा। कोई भी आएगा, कोई भी आएगा गहरा नत्थु कह रहा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर देश की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात नहीं कर सकता जब तक आरबीआई के पास कोई ऑथेंटिक डेटा ना हो। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को वो डेटा देता कौन है, आरबीआई, समझा। कोई भी अगर बंदा आके न्यूज चैनल पे बोलता है ये देश के साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है, उसको पहले पूछना तेरे पास क्या सबूत है, वो वाला मैं पढ़ा लिखा हूं, तो डेटा क्या है, डेटा हमको सबूत चाहिए, और सबूत अकाउंट्स वालों को सबूत कहां से, डेटा में नंबर है तो सब कुछ है सर। तो डेटा पब्लिश करने का अधिकार किसके पास है सर, आरबीआई। फिर आता है प्रमोशनल डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट, प्रमोशनल, किसका प्रमोशन, extending banking services to the semi-urban rural area, development of specialized development institution, यानी बैंक के ऐसे मतलब देश और दुनिया के ऐसे बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गांव में, खेड़ों में, सेमी अर्बन एरियाज में अच्छी तरीके से रन करते, उनको डेवलप करने का, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का या फाइनेंशियली सपोर्ट देने का काम कौन करता है, आरबीआई। अदर फंक्शन में क्या आता है सर, एज अ क्लियरिंग हाउस, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जिसका कोई नहीं उसका कौन होगा, आरबीआई। किसी भी तरीके कमर्शियल बैंक या किसी भी तरीके गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आता है तो अगर कोई मदद नहीं करेगा तो आरबीआई विल गोइंग टू हेल्प, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंक, बैंक को पैसा वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। आरबीआई में कोई डिफिकल्टी है क्या किसी को, आरबीआई के फंक्शंस में कोई डिफिकल्टी है क्या, नहीं। पहला फंक्शन क्या है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, अदर फंक्शन, क्लियर है क्या। मोटा मोटी 4 चीजें याद रखो, कितनी चीजें है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में 4 चीजें याद रखो। पहला इश्यू ऑफ करेंसी नोट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये 4 पॉइंट याद रखो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या। 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये 4 पॉइंट जो है ना वो डिफाइन में पूछा जा सकता है। पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, किसी भी तरीके की तकलीफ, किसी भी तरीके की जद्दोजहद, श्योर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कमर्शियल बैंक। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है सर, कहां पर, ओसीएम में,
चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज अंडर बैंक। बैंक के अंदर टाइप्स ऑफ बैंक के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। वो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक वहां का आंसर यहां पर एज इट इज कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। क्लियर है? अब कमर्शियल बैंक, सर व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या होता है बेटा मालूम है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, lending of loans, accepting a deposit at low rate of interest, lending of deposit at high rate of interest. The difference between two rate of interest is profit for the commercial bank. लेते समय उन्होंने बोला हम 2% ब्याज देंगे और देते समय उन्होंने बोला हम 12% ब्याज पे लेंगे। दोनों के पीछे 10% का गैप है, वो 10% कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है। श्योर ब्याज 2% ही मिलता है क्या? साल में 2 बार मिलता है तो 2% मिलेगा। एसबीआई जैसा बैंक रहेगा, महान बैंक रहेगा तो आपको 2% से भी कम दे सकता है। ठीक है, एसबीआई सुना है बैंक का नाम? इसका मतलब आप देश की आर्थिक स्थिति से भलीभूत मालूम है आपको। देश की आर्थिक स्थिति सुधारना है तो आपको पता है एसबीआई का कार्यक्रम आप देख लो, बाकायदा ईमानदारी से वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपको बैंक के दरवाजे तक नहीं जाना पड़ता है तो, अगर आप बैंक के दरवाजे में गए तो आपको 1 दिन की पूरी छुट्टी लेनी पड़ेगी। उनका मैंडेटरी रूल है, हम आपका पूरा दिन खाएंगे सर, प्लीज सर आप पूरा छुट्टी लेके आइए तो हमसे बात कीजिए। और अपन भी कैसा बहुत शाणे लोग रहते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं अपन। तो अपना जो बैंक का पासबुक जब भरने जाते हैं ना अपन, तो वो पासबुक भर जाता है, वो दूसरा पासबुक डालता है वो भी भर जाता है, तीसरा पासबुक डालता है वो भी भर जाता है। वो देखता है ये लोग पेमेंट करते कि मजाक करते हैं। ज्यादातर लोगों पासबुक प्रिंटिंग कब करते पता है? 31 मार्च के बाद, जब इनकम टैक्स भरने का समय आता है। तो इनकम टैक्स भरने समय जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो क्या बोलता है, आपको पासबुक लाना पड़ेगा, वो भी अपडेट करके। तो लोग लेकर जाते हैं पासबुक अपडेट करने के लिए, लाइन लगाते हैं पासबुक अपडेट करने के लिए, मशीन रहती है पासबुक अपडेट करने के लिए, मशीन में बुक डालते हैं पासबुक अपडेट करने के लिए। अब सोचो इतना अपडेट हो गया, बुक भरने के बाद वो वापस जाते हैं नया बुक लेकर आते हैं, वो भी डालते हो पासबुक अपडेट करने के लिए, अपडेट ही नहीं होती। वो बोलता एक और नया पासबुक लेकर आओ। ये भाई साहब ने इतना यूपीआई पेमेंट मारा, 2 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का, 11 रुपए का, 12 रुपए का, 16 रुपए का, पूछो मत। वो बेचा मशीन भी बोलता रहेगा कितना प्रिंट करूं बे, तेरा अकेले का कि पूरे खानदान का लिया है तूने। फाइनली जब वो 30 अपडेटेड डेट के साथ दोबारा था, तब पासबुक मशीन बोलती है कि बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। और एसबीआई के बैंक या बाकी सारे जब देश के बैंक है नेशनल है, उनकी एक खासियत है, जब जब आपको पैसे की जरूरत है उनके एटीएम बंद मिलेंगे। इसको हंसने को हंसी नहीं मारा है। जब जब आपको पैसे, मेरे को रात को 12 बजे किसी को अगर पेमेंट करना है, मजाले हो जाए, मैसेज आता है योर बैंक सर्वर इज बिजी। मैं भी सोचता है सर्वर वाला बिजी किसके साथ है, बट टेंशन में रहता हूँ सर्वर बिजी है ना, सर्वर रिकवर भी किया जाता है। फिर मैं 12 के बाद ट्राई करता हूँ, 12:30 1 बजे तो आता है योर सर्वर इज अंडर मेंटेनेंस। ये भी खतरनाक है। फिर वो ट्राई करता है, गूगल पे से ट्राई किया तो उधर लिखता है योर सर्वर इज अनअवेलेबल। पहले बिजी था, अंडर मेंटेन, अभी बोलता अवेलेबल ही नहीं है। भाई साहब जान लोगे क्या? इसलिए बोलते हैं कैश लेके घूमने का। उस दिन एक लड़का रिक्शे में बैठ के मस्त एकदम बोलता है कपड़े वपड़े मस्त डैशिंग पहन के आया, उतरा, रिक्शा वाले को बोलता पेमेंट कैसे लेंगे, तो बोला जैसे आप देंगे। अब ये भाई साहब बोलता मेरे पास तो गूगल पे, बोलता मेरे पास नहीं है। तो तुमने क्यों बोला कैसे देंगे, बोला तुम हाथ से देंगे तो हम हाथ से लेंगे। वो बंदा
यहां से लेके वहां तक सब दुकान में देखा, कोई बेचारे को गूगल पे लेकर कैश देने को तैयार नहीं है। लेकिन सज्जन को तरस आ गया, इस सज्जन पे मैंने देखा, मेरे को तरस आ गया, मैंने उसको पैसे दिए, उससे गूगल पे लिया और मैंने उसको बोला नेक्स्ट टाइम निकलेगा तो पैसा लेके निकलना, मेरे जैसा सज्जन मनुष्य हर जगह पे मिलेगा नहीं। अपन सोचते हैं कि अपने को भी कोई मदद करेगा ऐसा फ्यूचर में, लेकिन अपन कहीं पे भी आते तो पैसा लेके जाते। यंग जनरेशन स्कैनर। अब ये सोचो तुम्हारा खाता कौन सी बैंक में, पहले ये तो सोचो। गवर्नमेंट सर्वर के बाहर गई तो अटक गए। इसलिए हमेशा कैश कैरी करना जरूरी है। तुमको अगर 5,000 की जरूरत है, अकाउंट में 5 हो तो कम से कम जेब में 100 रुपए तो रखो इमरजेंसी के लिए। होता ना कभी कभी दोस्त बोलता है, दोस्तों के साथ आप घूमने के लिए जाओ और वहां पर आप खाना खाने के लिए बैठो, खाना खाने के बाद पार्टी समझो मेरी है और मैंने जैसे पेमेंट मारा, योर सर्वर इज नॉट अवेलेबल, बेइज्जती। यार सर्वर चल रहा नहीं है और मैं वॉलेट भी घर पे भूल के आया। तो दोस्त होता है, ऐसा दोस्त होता है जो जेब में से 20 रुपए निकाल के देता है, बोलता है जा वॉलेट लेके आ। होना चाहिए ऐसा दोस्त। तुमको क्या लगेगा पेमेंट? दोस्त कैसा भी हो, लेकिन वो एयरटेल का गाना था ना, हर एक दोस्त आगे। These banks provide services with the maintained intention to earn a profit, can be classified to public, private, RRBs and foreign banks. पब्लिक बैंक भी हो सकती है, प्राइवेट बैंक भी हो सकती है, रीजनल रूरल बैंक भी हो सकती है, फॉरेन बैंक भी हो सकती है, स्पेशलाइज्ड बैंक भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग तरीके कैटेगरीज के बैंक हो सकती है, जिसको डिटेल में हमने ओसीएम में पढ़ा था। इको में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फंक्शंस में आ जाओ। पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहला काम क्या है सर? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। किसको एक्सेप्ट करना सर? डिपॉजिट आप दो तरीके से करते हो, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। डिमांड में क्या था बेटा? करंट और सेविंग। सेविंग अकाउंट इज मेंटेन बाय सैलरी अर्नर पर्सन, या जिसको सेविंग की आदत डालनी है वो। लेकिन करंट अकाउंट इज मेंटेन बाय बिजनेस मैन। इसमें आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपको नो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मिलता ही नहीं आपको ब्याज। बस फर्क क्या है? इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। सर ओवरड्राफ्ट मतलब आपका बैलेंस नेगेटिव जाएगा तो भी आप इजीली क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। फिर आ जाओ टाइम डिपॉजिट। क्या है सर? समय समय के हिसाब से। किसके हिसाब से सर? समय समय के हिसाब से। एफडी का मतलब क्या होता है सर? फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए डाल दिया है, उसको क्या बोलेंगे सर? फिक्स्ड डिपॉजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? फिक्स्ड डिपॉजिट। सेकंड क्या होता है बेटा? रिकरिंग डिपॉजिट। सेकंड क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब रेगुलर इंटरवल पर एक स्पेसिफिक अमाउंट को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। जैसे आपने बैंक के साथ एक रिकरिंग डिपॉजिट खोला, बैंक ने कहा कि आप पैसा कब डिपॉजिट करोगे? ये तारीख को 5 तारीख को मैं हर महीने की 5 तारीख को 10,000 रुपए डिपॉजिट करूंगा। हर महीने की 5 तारीख को 10,000 डिपॉजिट करने का आपने वादा किया, तो बैंक पूछेगा कितने दिन तक करना? बोले 2 महीने तक करना है, तो 2 महीने का पैसा देगा। 2 साल तक करना तो 2 साल। तो वो एग्रीमेंट या एक तरीके का बॉन्ड साइन हो जाता है, या एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग रहता है कि ये तारीख को आपका पैसा क्या होना चाहिए? रिकरिंग डिपॉजिट में आ जाना चाहिए, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। फिर आ जाओ प्रोवाइडिंग लोन्स। प्रोवाइडिंग लोन, लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो लोन कैसे होते हैं बेटा? लोन और एडवांस। लोन शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर, मीडियम मतलब 1 to 3 ईयर्स, और 3 ईयर या उससे ज्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म। ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स में नॉर्मली ये कहा जाता है, अकाउंटेंसी में उल्टा होता है। अप टू 1 ईयर शॉर्ट टर्म, 1 to 5 ईयर मीडियम, और 5 ईयर से ज्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म। एडवांसेस में क्या आता है सर? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ
एक्सचेंज। क्लियर है क्या? थर्ड आता है एंसिलरी फंक्शन, मतलब ऑक्सिलरी फंक्शन, यानी आपके एजेंसी फंक्शंस बोल सकते हैं। आपको फंड ट्रांसफर करवाना है, कलेक्शन ऑफ मनी करवाना है, डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी करना है, लॉकर की फैसिलिटी करना है, तो ये सब कहां से होगा सर? आपके बैंक के थ्रू। मालूम है कि नहीं? गिफ्ट चेक, लॉकर वाली फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपका डीमेट अकाउंट ओपन करना है, उसमें फिर आपके शेयर्स खरीदना है, डिबेंचर्स खरीदना है, सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो उस तरीके के फाइनेंशियल एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम भी कौन करता है? आपकी बैंक कर सकती है। फिर आता है क्रेडिट क्रिएशन। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट के जरिए कोई भी बैंक क्या करती है? अपने क्रेडिट को क्रिएट करने की कोशिश करती है। फिर आ जाओ बेटा नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा बैंक? अच्छा, आरबीआई क्या था? अपेक्स। कमर्शियल बैंक क्या था? रेगुलर एक्टिविटी, जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आपने देखा होगा। प्राइवेट बैंक में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आईसीसीआई बैंक, एक्सिस बैंक आ जाता है ना। अगर आप फॉरेन बैंक की बात करोगे तो उसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्पेसिफिक आता है, क्योंकि वो फॉरेन बैंक है। सिटी बैंक, वो भी क्या है? फॉरेन बैंक है। ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक आपने देखा होगा, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक होगा, शामरा विठल कोऑपरेटिव बैंक होगा। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनका मेन मकसद क्या होता है? लोगों को सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। समझा? उनका प्रॉफिट कमाने का मेन मकसद नहीं होता। ये 3 लेवल पर काम करते हैं सर, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्राइमरी लेवल। जो प्राइमरी लेवल पे काम करेगा उसका नाम क्या रहेगा? प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा वो क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और जो स्टेट लेवल पे काम करेगा वो क्या रहेगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव के इसमें स्टेट सबसे बड़ा माना जाता है। अब जो स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड रहेगा। कोई कर्नाटका है तो कर्नाटका का खुद का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। कोई बिहार में करा रहा है तो बिहार का खुद का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। यानी हर राज्य का खुद का क्या है सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। क्लियर है क्या? फिर आ जाओ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है सर? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जब भी किसी एजेंसी को, जब भी किसी भी तरीके की एजेंसी को, किसी भी तरीके के फर्म को, किसी भी तरीके के बिजनेस हाउसेस को किसी भी तरीके के फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मीडियम टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म है, उनको एडवाइस देने का काम, उनको असिस्ट करने का काम कौन करता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है क्या? सेकेंड, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अब यहां पर ये सेटअप किसका हुआ था? 1988 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वाघोल कमिटी। कमिटी का नाम क्या है? वाघोल कमिटी, विच इज जॉइंटली ओन्ड बाय आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था बैंक के अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं, या बैंक के पास जो होम लोन की फैसिलिटीज आती है ना, अगर उनको किसी भी तरीके के फिनेंस की रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, और उनके खुद के सोर्सेस से अगर अरेंजमेंट नहीं होता है, तब वो किसके पास आएंगे सर? डीएफएचआई के पास आकर गुहार लगा सकते हैं। वहां पर आरबीआई की जो एक्स्ट्रा बॉडी है, इंटीग्रल बॉडी है, वो उसकी मदद यहां पर करने वाला है। समझा? पक्का? अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज। अब ये जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, उस सबको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा था। आरबीआई को आरबीआई एक्ट कंट्रोल कर रहा था, कमर्शियल बैंक को आरबीआई कंट्रोल कर रहा था, कोऑपरेटिव बैंक को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। डीएफएचआई का नाम भी लिखा, उसमें भी आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी तरीके का सिस्टम था, कानून बनाया गया था। बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर? अनऑर्गेनाइज, यानी इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, नॉट कंट्रोलेबल। इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। पक्का?
पहला आता है सर इंडिजिनस बैंक। क्या है सर? इंडिजिनस बैंक। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स मोस्टली डील इन इंडिजिनस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट दैट इज हंडी और इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन अनबैंक्ड एरिया। ये इंडिजिनस बैंक होते हैं ना, वो बैंक जैसा ही काम करते हैं, पैसा लेने का, दूसरों को लोन देने का, सब कुछ करने का काम करते हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने का काम करते हैं। लेकिन कल अगर इनके ऊपर किसी भी तरीके का रेगुलेशन आ गया या ये चाहे तो पैसा लेके भाग भी जाएंगे, आप लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये सब कैसा इंडिजीनियस बैंकर्स है। कौन है सर? इंडिजीनियस। जैसे आपने देखा होगा पथपेड़ी वाले, नाम सुना है? गांव वगैरह के साथ में साइड में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा पथपेड़ी, छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जिसके बाद लोग जाते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया वगैरह जमा करते हैं। ऐसे छोटे छोटे लोगों को वो टारगेट करते हैं जिनसे वो पैसा लेते हैं, डेली कलेक्शन करते हैं, उनका खाता अपने पास रखते हैं, समय कंप्लीट होने पर उनको उनका पैसा ब्याज समेत लौटा देते हैं। कभी सोचा ये पैसा लेते हैं, उस पैसे का करते क्या? वो पैसा उन लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे वो पैसे से पैसा बनाते हैं। पैसा पैसे को बनाता है, मालूम है कि नहीं? पैसे से पैसा बनाएंगे, उसके बाद वो पैसा आपको रिटर्न करेंगे और आपसे बनाए हुए पैसे वो खुद रख लेंगे। मान लो ₹1,00,000 किसी ने जमा किया, उसने शेयर मार्केट में डाला, ₹1,00,000 का उसने मान लो 1,10,000 भी कर दिया, और वो ₹1,00,000 आपको रिटर्न देगा 4% ब्याज के साथ, 6,000 खुद रख लेगा। वो 6,000 कैसे कमाया उसने? आप ही के पैसे से कमाया है। लेकिन आपको क्या बोलेगा? आपको सिर्फ 4% ही मिलेगा, बिकॉज आप क्या बैंक में पैसा डाल रहे हो। बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक क्या करती है? बड़ी बड़ी जो बैंक्स होती है इतना प्रॉफिटेबल, इतना पैसा क्यों लगाती है? बिकॉज वो आपसे पैसा लेती है, उनके फंड मैनेजर वहां पर बैठे होते हैं, उनके फंड मैनेजर रोज बिजनेस, रोज क्या करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, रोज पैसे से पैसा बनाते हैं, और बाद में फिर आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। जो पैसा बना जाता है उससे ही वो एक्स्ट्रा मल्टीपल करते जाते हैं। उसी को बोलते हैं फंड मैनेजर्स या बाकी की एक्टिविटीज। उसके बाद मनी लेंडर मतलब लेनदार देनदार, मालूम है? जमींदार वगैरह सुना है? जो आपको ब्याज पे पैसा देते हैं। किस पे देता है पैसा? ब्याज पे। ये ज्यादातर कहाँ पे काम करता है सर? विलेजेस में। दूसरा, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहता है? बहुत ही हाई रहता है। और इनकी जो एक्टिविटी है वो आरबीआई ने पहले तो क्या किया है? बंद कर देने के लिए कहा है, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है क्या होती है? एक्सप्लोटिव टेंडेंसी होती है। मतलब वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं सर? सर व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन? उनका खून चूसते हैं। आपने मूवी देखा जवान? रिसेंटली वही पुरानी मूवी तो तुमको देखने का समय नहीं मिलता, इसलिए जवान में देखा रहेगा कि वो बेटे एक आदमी रहता है, किसान रहता है, वो फांसी लगा के मर जाता है। उसके बाद उसके घर में वापस बैंक वाले आते हैं पैसा मांगने के लिए। तो वो क्या एक्सप्लॉइटिव टेंडेंसी है। मतलब तुमको दिख नहीं रहा है कि मेरी हालत क्या हो रही है, मेरी फैमिली में किसी के डेथ हो गए, तो भी तुमको क्या चाहिए? पैसा। अगर वो तो बैंक का बाबू था, अगर उसकी जगह पे कोई जमींदार वगैरह होता तो वो क्या होता? मनी लेंडर की कैटेगरी में आता था। क्लियर है? उसके बाद अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिसमें चीट फंड आता है, निधि आती है, और लोन की छोटी मोटी कंपनी आती है। चिट फंड मतलब पैसा लो, जमा करो, ठीक है, भरोसे पे, बाद में गायब हो जाओ। फंड जमा करो, बाद में गायब हो जाओ, और अच्छा खासा बना के बैठ जाओ। वो देखा रहेगा ना हेरा फेरी में, 21 दिन में पैसा डबल का रहता है। अरे पैसा तो 7 दिन में डबल हो जाता है, लेकिन हम श्योरिटी के लिए 21 दिन बोलते हैं। मतलब 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 6 लाख, 8 लाख, ऐसा करते हैं। मतलब आपने हमको 1 करोड़ दिया तो हम 2 करोड़ बना देंगे 7 दिन में, फिर 2 करोड़ लगा के फिर अगले 7 दिन में कितना मिलेगा? 4 करोड़। फिर वो 7 दिन के लिए और लगा देते तो वो हो जाता है 8 करोड़। हम आपको 2 करोड़ रिटर्न देते, 6 करोड़ खुद रख लेते। बोलता एक काम करता हूँ, मैं पूरा पैसा लगा देता हूँ चीट फंड। अच्छा वो करोड़ दिया, उसके बाद गायब होता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी वाक्य होती रहती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, रोल ऑफ। अब तक हमने क्या दिया? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिखा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? रोल ऑफ मनी मार्केट। ठीक है माय डियर, पे अटेंशन।
अब सबसे पहला इसमें क्या है सर, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, यानी जिस भी बोरोवर को, किसी भी तरीके के लेनदार को अगर कौन से पैसे की रिक्वायरमेंट है सर, शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट, कौन से रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है, तो भाई साहब वो कहां पर पैसा लगाएगा, निकाल सकता है, मनी मार्केट के थ्रू पैसे लगा सकता है या निकाल सकता है। जिसको क्या चाहिए सर, शॉर्ट टर्म फंड चाहिए, कौन सा फंड, शॉर्ट टर्म फंड चाहिए। दूसरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्या है सर, लिक्विडिटी, जिसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट करना है, जिसको अपने कैश को रिक्वायर्ड है, जैसे मेरे पास 10,000 रुपए, मुझे ये 10,000 रुपए 4 दिन के बाद वापस लगेगा, 4 दिन तक इस 10,000 का कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मनी मार्केट में डाल दूंगा, 3 दिन 4 दिन पड़ा रहेगा, जब मुझे जरूरत है मैंने वो वापस निकाल लिया, 3 दिन का मेरे को ब्याज भी मिल गया अच्छा खासा, और 3 दिन के बाद वो पैसा मैं अपने वापस से काम में लगा सकता हूँ। ये कब पॉसिबल है सर, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में। किसमें सर, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। फिर आता है बेटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब आप डील करते हो, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह में डील करते हो, तो आपके डीमेट अकाउंट में जो चीजें दिखती है वो सब क्या है सर, पोर्टफोलियो, वो आपका क्या है सर, पोर्टफोलियो। उसी को अगर आप मैनेज करोगे तो क्या बन जाएगा, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर आता है इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, मार्केट के अंदर सप्लायर भी है, इस सप्लायर को हम बोलेंगे इन्वेस्टर, क्या बोलेंगे बेटा, इन्वेस्टर वो बनता होता है जो पैसा देने के लिए तैयार होता है और किसी को पैसे की जरूरत होती है, यस और नो। मेरे पास 2 लाख रुपया पड़ा है, पड़ा ही है, किसी को 2 लाख की जरूरत है, तो वो कहां पर आएगा, मनी मार्केट में आएगा, देने वाला पैसा देगा, लेने वाला पैसा लेगा, इसका भी काम हो गया, बदले में इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और फाइनेंशियल असिस्ट। भाई मेरे को मेरा पैसा रिटर्न भी मिलना चाहिए, और कुछ पैसा अगर बढ़ के मिला तो सोने पे सुहागा, क्लियर है। तो वो क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, यानी मनी मार्केट बायर और सेलर दोनों को मिलाने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रही है। फिर आ जाओ फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, वो भी अर्जेंट बेसिस पर, कौन से बेसिस पर, अर्जेंट बेसिस पर, एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसके पास पैसे कहां से आगे शॉर्ट टर्म में, तो उसको पैसे मिलेंगे सर ट्रेजरी बिल को गिरवी रखकर, ट्रेजरी बिल को बेचकर, गिरवी भी रख सकते हैं और बेच भी, जैसे हमारे पास हमारे सोना चांदी गहने होते हैं, वैसे गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो ट्रेजरी बिल 90 दिन, 60 दिन, 55 दिन, 45 दिन के हिसाब से रखे जाते हैं, आपको उसका बाकायदा क्या मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, समझा। बिल जैसे ही होता है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसको गिरवी रखा जाएगा, बस। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का काम भी कहां करते हैं, मनी मार्केट, ताकि पैसों का फ्लक्चुएशन प्रॉपर होता रहे। इकोनॉमाइज द यूज ऑफ कैश, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो होती है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ट्रेड करती है, वो पैसों में डील करती है, लेकिन एक्चुअल मनी होता है क्या, वो नहीं। अरे मान लो मैंने 10,000 रुपए का शेयर्स खरीद लिया, तो मैंने शेयर्स खरीदा है, क्या खरीदा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो शेयर्स में डीलिंग हो रही है, एक्चुअल कैश यहाँ पर आता नहीं। तो मनी मार्केट में भी एग्जैक्टली वही है कि दोनों के बीच में कंसिडरेशन तो हो रहा है कैश का, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कैश का कंसिडरेशन तो है, बट एक्चुअल कैश यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है किसी किसी कमोडिटी का, किसकी कमोडिटी का, कोई ना कोई कमोडिटी में ट्रेड हो रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ट्रेड हो रहा है। ग्रोथ ऑफ द कमर्शियल इंडस्ट्री एंड ट्रेड, भाई साहब अपने कॉमर्स, कॉमर्स मतलब ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो जब भी आप बैंक के साथ डील करोगे, मेरा पैसा अटकना नहीं चाहिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड क्रेडिट मिलना चाहिए, कैश क्रेडिट मिलना चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये सारी फैसिलिटी क्यों मिलती है, ताकि आपका बिजनेस कहीं पर भी अटकना नहीं चाहिए। कोई भी बिजनेस का दम कब घुट जाता है पता है, कोई भी बिजनेस कब असफल हो जाता है, जब उसके पास फंड नहीं होता, क्या नहीं होता, फंड। तो फंड न कमी होने की वजह से अगर कोई बिजनेस मर रहा है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बिजनेस को अपलिफ्ट करने का काम, ऐसे बिजनेस को
उस मौत के कुएं से निकाल के लाने का काम कौन करता है? मनी मार्केट। प्रॉब्लम है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। फिर आ जाओ सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज मनी मार्केट। किसमें डील करता था सर? शॉर्ट टर्म में। किसमें डील करता था? शॉर्ट टर्म में। और कैपिटल मार्केट किसमें डील करता है सर? लॉन्ग टर्म में। किसमें सर? तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग। कौन कौन सा टर्म? मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट क्या? शॉर्ट टर्म में कौन डील करता था? मनी मार्केट। मीडियम टर्म में कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट विच इज मोर देन 1 ईयर। स्ट्रक्चर में क्या आएगा सर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल या गिल्ट एज मार्केट। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के शेयर्स, गवर्नमेंट कंपनी के ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट के किसी भी तरीके के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को गिरवी रखकर भी पैसा लाया जा सकता है। कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के पेपर, प्लान पेपर, ये सबको गिफ्ट रख के या गिरवी रख के भी पैसा उठाया जा सकता है। ऐसा LIC होता है ना, LIC का बॉन्ड अगर आप गिरवी रखते हो तो बदले में आपको लोन मिल सकता है। तो वैसा ही सेकंड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। ये नॉर्मली किसमें डील करता है सर? शेयर्स एंड डिबेंचर इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनी। उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या करता है सर? ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म असिस्टेंस देता है। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर की बात किया है क्या? पब्लिक सेक्टर के लिए तो RBI और कमर्शियल बैंक बैठा ही है। एंड लास्ट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल ये किसको लिंक करता है सर? इन्वेस्टर और बोरोवर को लिंक करता है। इन्वेस्टर और बोरोवर को लिंक करता है। क्लियर है क्या? उसके बाद रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट पहला क्या बोलता है? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने दिया हुआ इंपॉर्टेंट में। पहला पॉइंट क्या है? मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग। कौन से टर्म सेविंग की बात कर रहा है? तो मोबिलाइजेस फंड फ्रॉम द वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जिसको पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म में, वो कहां पे पैसा लगाएगा? मनी मार्केट में। लेकिन जो पैसा लगाकर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल छोड़ देना चाहता है, उसको पता है कि लंबे समय में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, वो कहां पर पैसा लगाएगा सर? वो लगाएगा कैपिटल मार्केट में। सेकंड, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। जब आप किसी भी तरीके की कंपनी के शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा लगाते हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड ऑपरेशन, वो कहा किसके थ्रू पॉसिबल है? कैपिटल मार्केट। मार्केट में शेयर कब इश्यू किया जाता है? जब किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए। फॉर व्हाट पर्पस? एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन। ये 3 पर्पस के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी में मार्केट में शेयर इश्यू किया जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अपने ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को कम करना, अपनी कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना। सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शनल प्रोसीजर या सेटलमेंट टाइमिंग को कम करने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो ये सारा काम करना लेंदी प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? कैपिटल मार्केट की मदद लेते हैं। फिर आ जाओ क्विक वैल्यूएशन। क्विक वैल्यूएशन सर हेल्प्स टू डिटरमाइन फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। मार्केट के अंदर जो हमारे सिक्योरिटीज है, डेब्ट है, इक्विटीज है, प्रेफरेंस है, अदर टाइप के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल है, उसके एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू पता करने के लिए कौन मदद करता है? कैपिटल मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन क्या करता है? ये रियल और फाइनेंशियल सेक्टर के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है। समझा? इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसे किसी को भी पैसा तो किसी को भी लगेगा, गवर्नमेंट को भी पैसा लगेगा। तो गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए लंबे समय के लिए तो वो
प्राइवेट सेक्टर से कम्युनिकेट कर सकता है, पैसे ले सकता है। तो कभी भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट सेक्टर को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो भी कौन से पर्पस के लिए सर? लॉन्ग टर्म के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल मार्केट। क्लियर है क्या? ठीक है, समझा? श्योर।